क्योंकि जनता है अधिकारी और अब जनता की है बारी। मैं आपको बताऊं, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं इसी धर्मशाला को 3 भागों में बांटता। नंबर 1 टूरिज्म बेल्ट, ये नंबर 2 कॉमर्शियल बेल्ट और नंबर 3 एग्रीकल्चर बेल्ट। कि धरने प्रदर्शन भाजपा जब जब भी रैलियां, जब जब इलेक्शन, तब तो कोई कोविड नहीं, और जब ये खत्म हो जाते तो उसके बाद कोविड स्टार्ट हो जाते। अब ये मेरे को समझ नहीं आई, ये तो मेरी समझ से भी परे हो गया भी कोविड क्या चीज़ क्या है ये। जब कांग्रेस होती तो इलेक्शन नहीं होते क्या? आप पे लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि बहुत सारे घोटाले आपके समय में भी हुए हैं, उस पर क्या कहना है? इन्होंने आज 3 साल अपने कोविड के बहानेबाजी में निकाल दिए हैं। जब इनकी रैलियां होती हैं, जब इनके धरने प्रदर्शन होते हैं, तब कोविड कहाँ जाता है ना। और अब स्मार्ट सिटी का देखो, स्मार्ट सिटी का इतना पैसा आया हुआ था, इनसे आज दिन तक वो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा। ये स्कीम ही नहीं बना पा रहे भी इस पैसे को खर्च कहाँ करना है। जब इनकी सोच हो तब तो ये खर्च करें, इनके पास कोई सोच ही नहीं है। तो आपके अनुसार है किसी तरह की कोई महामारी ही नहीं थी, ये सारा भाजपा का ही कोई खेल था अंदर? एक साधारण सा सवाल है आपसे, हर बात में राजनीति करना जरूरी होता है? सर, अंत में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लगातार आप पे आरोप प्रतिरोप लगाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि घोटाले तो आपके द्वारा भी बहुत हुए हैं, या फिर इस तरह की और बहुत सी बातें होती हैं जो आपके लिए करते रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सवाल जनता का, क्योंकि जनता है अधिकारी और अब जनता की है बारी। सवाल होगा तह तक और सवाल होगा जनता की भलाई के लिए। सवाल होगा जनता के मुद्दों के ऊपर। सवाल होगा जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए, क्योंकि जनता ही एक नेता को बनाती है और जनता ही उसको हर से फर्श तक पहुंचाती है। अब जो है सिर्फ जनता ही अधिकारी होगी। नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा कपूर, अपने वीडियो जर्नलिस्ट संदीप जी के साथ। आज हम आपकी खास बातचीत करवाने वाले हैं और जनता के मुद्दों को उठाने वाले हैं मनोज ठाकुर, जो कि गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं और अध्यक्ष भी हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे, आखिरकार जनता की आवाज़ सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती। तो सर, सबसे पहले हिम एक्सप्रेस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, थोड़ा सा अपने बारे में ज़रूर बताएं। मैं 20 साल तक पंचायत प्रधान और जिला पार्षद रहा हूँ, 1991 से लेकर 2010 तक लगातार। और उसके बीच में जो मैंने अपने विकास के कार्य किए, मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने एक पंचायत प्रधान से ऊपर उठकर कार्य करने की कोशिश की, जिसमें मैंने स्कूल की अपग्रेडेशन, नए स्कूल खुलवाने, सड़कें बनवानी, बिजली पानी की व्यवस्था करवाई। जिससे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैंने कैंट स्कूल को +2 करवाया, जिसके आज हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर 90% बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं, जबकि पहले 90% अनपढ़ रहते थे। तो आज वो +2 होने की वजह से आज वो 90% बच्चे जो पढ़कर आगे निकल रहे हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुंच चुके हैं। तोतारानी स्कूल जो है उसको मैंने 10th तक करवाया, पहले मिडिल करवाया, फिर 10th करवाया। गतड़ी स्कूल पहले प्राइमरी खोला, फिर मिडिल करवाया। दियाड़ा स्कूल मैंने अपग्रेड किया, उसको मिडिल करवाया। उसके बाद मैंने सड़कों के बारे में जो मेरे से हो पाया मैंने किया, जैसे नड्डी से बतेड़खड़ तक सड़क का निर्माण, नड्डी से गतड़ी तक कच्चा ट्रैक, नड्डी बरनेट से बरनेट स्कूल से बरनेट गांव तक कच्चा ट्रैक, स्तोबरी से बताला तक कच्चा ट्रैक, दियाड़ा में कच्चा ट्रैक, वहाँ से सड़क से लेकर दियाड़ा बीच GPS तक वो करवाया। नड्डी तोतारानी वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 44 लाख की स्कीम वो मैंने स्वीकृत करवाई। उसके बाद अभी जो सड़कें थी, टेंगल बोर्ड से नड्डी तक बिल्कुल कंक्रीट पक्की सड़क बनवाई। बरनेट स्तोबरी से लेकर बरनेट तक जो सड़क थी वो मैंने अपने समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनवाई। अब इतने काम मैंने जो है वो अपने प्रधान पद से ऊपर उठकर करवाए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद इसके पीछे मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की वजह से मैं इन कामों को करने में सफल हुआ हूँ। सर, बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 20 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया है और 20 साल में अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। राजनीति में बहुत से उतार चढ़ाव आपने ज़रूर देखे होंगे। एक साधारण सा सवाल है आपसे, हर बात में राजनीति करना ज़रूरी होता है क्या? मैं समझता हूँ कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैंने जब 20 साल तक पंचायत प्रधान रहा हूँ, भाजपा के समय भी काम किया और कांग्रेस के समय भी काम किया।
ना तो मुझे कहीं भाजपा से कोई प्रॉब्लम आई और ना ही मुझे कांग्रेस से कभी कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैंने राजनीति से परे हटकर और हर आदमी को एक नज़र से देखकर मैंने काम किया। यही वजह थी कि किसी ने भी 20 साल तक मेरा कोई विरोध नहीं किया। सर माफ़ कीजिएगा, विरोधी तो कुछ ना कहीं ज़रूर होंगे आपके भी, क्योंकि बहुत सारे दूसरे पक्ष भी हैं, आप पे लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि बहुत सारे घोटाले आपके समय में भी हुए हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे समय में तो शायद अब मैं तो नहीं बोल पाऊँगा। मेरे समय पे अगर कोई घोटाला हुआ है तो बताएं, और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हुआ होगा तो शायद मतलब है कि उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँगा। सर आपने बताया कि 20 साल इतना कुछ कार्यकाल किया है, सड़कें आपने घर घर तक पहुंचाई है, इतने सारे स्कूल आपने उनको जो सही रास्ता दिया है, इतने सारे बच्चे जो हैं वहां से पढ़ लिख कर जा रहे हैं। लेकिन फिर दूसरा पक्ष या फिर कुछ एक लोग ऐसे क्यों हैं जो लगातार शरारती तत्व भी कह सकते हैं, उनको आप पे आरोप लगाते हैं कि घोटाले लगातार होते हैं, बहुत सारे पैसे का मिसयूज़ हुआ है और रातों रात काम जो है वो दर्शाए गए हैं कागजों में, लेकिन वो काम कभी शुरू ही नहीं हुए। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो अगर एक भी काम बता देंगे तो शायद मुझे राजनीति छोड़ने का मैं समझूंगा कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और जनता की जो मैं एक जनता के सामने अपने आप को पाक साफ करके कि मैं एक अच्छा जनसेवक हूं, तो मुझे जनसेवक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूं। कांग्रेस के बारे में अच्छाइयाँ तो सभी बोलते हैं, आप कुछ कांग्रेस की कमियां ज़रूर गिनवा दें, क्योंकि एक ही पार्टी से आप संबंध रखते हैं, और क्या कुछ कमी जो है अभी तक देखने को मिली है और जनता जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी नाखुश है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं पिछले समय की, जब कांग्रेस का कार्यकाल था, तो सीधे तौर पर अब जो है बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस के काल में कांग्रेस ने इतना जो कर्ज है वो लेके रखा है कि आज जो है भाजपा उस कर्ज को चुका रही है, जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूं कि भाजपा ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। कांग्रेस ने कोई इतना कर्ज नहीं लिया जितना भाजपा कर्ज ले रही है। आपके सामने है कि भाजपा हर साल बोलती है कि हमने कर्ज लिया। अगर कर्ज लेना है तो चुकाएगी, चुका कहाँ से रही है? उसी कर्ज को लेकर उसी कर्ज को चुका रही है। भाजपा ये बताए ना कि कौन सी कमाई की है इन्होंने कि जिससे वो कर्ज चुका रही है। और जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, अगर कांग्रेस ने कहीं भी कोई अगर काम किया है या कांग्रेस ने कहीं भी अगर कोई कर्ज लिया है तो विकास के लिए लिया है। कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे बड़ा विकास क्या देखते हैं सर आप? कांग्रेस के राज में सबसे बड़ा विकास तो मैं ये देखता हूँ कि जो कांग्रेस ने एक फोकस किया था कि टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तरक्की की जाए, और ये जो इससे कि यहाँ के लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी और यहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। सबसे बड़ा ये था। और दूसरा ये था कि एग्रीकल्चर के ऊपर कांग्रेस ने काफ़ी हद तक काम किया है। ये जो हॉर्टिकल्चर के ऊपर कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा काम किया है। सड़कों का जाल कांग्रेस ने बिछाया है। स्कूलों और कॉलेजेस को अपग्रेडेशन के लिए आपने देखा कि कितने ज़्यादा स्कूल और कॉलेज जितने भी खुले हैं वो कांग्रेस टाइम पे ही खुले हैं। भाजपा एक भी अपना ऐसा काम गिना दे कि जिससे कि हम भी मान जाएं कि वाकई भाजपा ने कोई काम किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको लटकवा के रखा हुआ है। हालांकि 30% धर्मशाला का हिस्सा था। मैं समझता हूँ कि 30 और 70 की रेशियो से आज से 15 साल पहले चला हुआ है ये काम, और आज भी वहाँ का वहीं है। अगर वहाँ का वहीं रहना था तो इसको काम कर क्यों नहीं देते? इसको लटकाया क्यों जा रहा है इसको? लेकिन भाजपा का भी निरंतर यही जो कहना है कि उनके द्वारा भी लगातार काम किया जा रहा है, सड़कें उनके द्वारा भी मुहैया करवाई जा रही हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की जा रही हैं। कौन सी मूलभूत सुविधा बताएं तो सही ना, हम भी माने, हम जनता को बताएंगे कि भाजपा ने ये काम किया है, पर कम से कम बताए तो सही ना। ये वो बताएं कि हमने ये फलाना काम किया है। मुझे तो एक भी काम आज 5 साल में एक भी काम उनका नज़र नहीं आ रहा है। यही कारण है कि आज भाजपा को जनता ने आईना बता दी है। चारों के चारों सीटें कांग्रेस को देकर जनता, हालांकि बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने धन बल का प्रयोग भी किया है, आश्वासनों का भी इन्होंने पूरा उपयोग किया है, पर उसके बावजूद भी जनता जो है अब इनकी झूठ की राजनीति को समझ गई है और जनता ने उनको नकार दिया। यही कारण था कि आज चारों के चारों सीटें कांग्रेस की झोली में गई हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता ऐसे कि भाजपा के हारने की सबसे बड़ी वजह महंगाई है? अगर महंगाई वाला मुद्दा नहीं होता तो शायद भाजपा जो है अपने पैर वहीं पर जमा कर रखती, कांग्रेस वहाँ नहीं आती। ऐसा है कि महंगाई जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और उसके साथ मैं ये कहता हूँ कि जो विकास का मुद्दा था, जनता ने देखा यार जहाँ भी जा रहे हैं सड़कों में इतनी खड्डे पड़े हुए हैं
कि ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ भी लोग जा रहे हैं खड्डों में जाओ, वहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, वहाँ पर उनको कोई रोकने वाला नहीं है। टूरिज़्म में आप देखो कि टूरिज़्म में कोई काम नहीं हुआ आज दिन तक, जबकि अगर टूरिज़्म में थोड़ा सा भी काम होता, चलो भी सरकार की अगर डेवलपमेंट नहीं थी तो कम से कम ये कि भी ये लोगों की तो कोई डेवलपमेंट होती है ना। और अभी स्मार्ट सिटी का देखो, स्मार्ट सिटी का इतना पैसा आया हुआ था, इनसे आज दिन तक वो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा। ये स्कीम ही नहीं बना पा रहे भी इस पैसे को खर्च कहाँ करना है, या भी इनकी सोच हो तब तो ये खर्च करें, इनके पास कोई सोच ही नहीं है ये। लेकिन सर आपको नहीं लगता काम तो भाजपा के द्वारा भी काफ़ी किए गए हैं, सड़कों का निर्माण की बात हो या फिर फ्री वैक्सीन की बात हो, भाजपा ने भी कहीं ना कहीं अपनी जो दावेदारी है वो ज़रूर जताई है। वैक्सीन जो है ना, वैक्सीन से किसी की आर्थिक स्थिति थोड़ी नहीं मजबूत हो रही। चलो सेहत में तो सुधार हो रहा होगा, पर ये पता नहीं कि कितना की सुधार हो रहा है, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। अभी तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में ना। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने जो मोर्चा संभाला था, जब इतनी महामारी जो है पूरे देश भर में फैल चुकी थी, तब जो है भाजपा ने फ्री में वैक्सीन दी। अगर कांग्रेस उस समय वहां पर होती, कांग्रेस का कार्यकाल होता, तब क्या कांग्रेस भी इस तरह से फ्री में वैक्सीनेट करती सबको? कांग्रेस तो शुरू से ही सोशल रही है। कांग्रेस ने तो अपने आप को हमेशा जनता के प्रति समर्पित किया है। कांग्रेस ने जो काम किया है वो बहानेबाजी से नहीं किया। इन्होंने आज 3 साल अपने कोविड के बहानेबाजी में निकाल दिए हैं। जब इनकी रैलियां होती हैं, जब इनके धरने प्रदर्शन होते हैं, तब कोविड कहाँ जाता है? तब भी अगर वो कोविड की बात करें ना कि नहीं अब धरने प्रदर्शन जो है वो भी इसी के जो इनकी दूरियों का जो इन्होंने एक वो बना रखा, क्राइटेरिया बना रखा, उसके मुताबिक ही की जाए, तब तो हम बात माने। लेकिन धरने प्रदर्शन तो कांग्रेस के द्वारा भी बहुत सारे किए गए हैं। तो अब ये है ना कि जब सरकार सत्ता पे कौन बैठी है, सरकार जो बैठी है, अगर वो बोलती कि नहीं यार ये धरना प्रदर्शन जो है इतनी डिस्टेंसिंग पे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तब तो जनता भी मानती, कांग्रेस भी मानती। जब जो खुद सत्ता पे बैठे हैं वही लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं, वो अपने कानूनों की और खुद बनाए हुए कानूनों की धज्जियां उड़ा रही हैं, तो आम जनता को क्या है इसमें? लेकिन कांग्रेस तो अगर कर सकती थी, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको पता था, तो कांग्रेस रख सकती थी सोशल डिस्टेंसिंग जब पता था, तो क्यों इंतजार किया जा रहा था कि भाजपा जब तक रणनीति नहीं बनाएगी कांग्रेस उस पर काम नहीं करेगी? मैं व्यक्तिगत अपनी राय दूंगा। इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो कोविड था एक बहाना था। अगर कोविड बहाना ना होता तो भाजपा भी कम से कम डरती, क्योंकि जिम्मेवार पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं अभी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती तो जनता ने इसका सारा रोष जो है भाजपा के ऊपर उतारना था। अगर ऐसा होता तो भाजपा जो है वो इसको क्यों वो कर पाई, इसको उस वक्त क्यों नहीं ऐसी प्रॉब्लम हुई? अभी आपके सामने जो वो हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शनों में कितनी रैलियां हुई, कितने धरने हुए, कितने प्रदर्शन हुए। अब इसका डाटा लो और जो पहले का डाटा लो, तो उसमें कितने के लोग जो कोविड के पेशेंट आए हैं, नहीं आए हैं। तो इससे ये लगता है कि भाजपा तो एक बहानेबाजी से इन 3 सालों को निकालना चाहती थी। असलियत तो ये थी कि ये पैसे का कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही थी, और लोगों के बीच में जाकर ये कोई विकास नहीं कर पा रही थी, और लोगों के विकास के लिए अपने आप को बचाने के लिए इसने कोविड का बहाना बनाकर इन्होंने, मतलब आपके अनुसार है किसी तरह की कोई महामारी ही नहीं थी, ये सारा भाजपा का ही कोई खेल था अंदर का? अब ऐसा समझ लो आप कि जब इतने भारी धरने प्रदर्शन से कोविड जो है वो उसके बराबर भी नहीं पहुंच रहा। आपका जो आंकड़ा है, जो पहले जो बीमारी थी उसके बराबर आंकड़ा नहीं पहुंच रहा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी की बीमारी होगी। अगर बीमारी थी तो आंकड़ा तो कम से कम उसको तो पार करना चाहिए था ना, जो आंकड़ा बना हुआ था पहले। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा के नेता जो हैं लगातार सड़कों पर उतर रहे थे। हालांकि इलेक्शन से पहले की हम बात कर रहे हैं, चुनावों के पहले की, तब जो है लगातार सड़कों पर थे। लेकिन जब ये इलेक्शन हुए या फिर उसके नज़दीक जो भाजपा थी वो कहीं ना कहीं गायब सी नज़र आ रही थी, अदृश्य सी हो गई थी। तब आपके अनुसार जो है उस समय माफ़ कीजिए, जो कांग्रेस थी वही आगे थी, वही प्रदर्शन कर रहे थे, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वही रैलियाँ कर रहे थे। भाजपा क्यों नहीं सामने आई, इस पर क्या कहना चाहिए? अब ऐसा है ना कि भाजपा को भी सामने आना चाहिए था। अगर भाजपा चाहती कि हम जनता की सेवा करें तो जनता के सामने आना चाहिए था, उनको जनता को फेस करना चाहिए था। असलियत तो ये है कि जनता ने इन्होंने 4-5 साल में किया ही कुछ नहीं, इस करके वो जनता को फेस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो जनता के बीच में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सर एक प्रश्न ज़रूर करना चाहूँगी, अगर कोविड के दौरान कांग्रेस जो है वो सत्ता में होती, सबसे बड़ा कदम जो है जनता की भलाई के लिए कांग्रेस के द्वारा क्या कुछ उठाया जाता?
सबसे बड़ा तो यही है जो कि इन्होंने जो रूल बना रखे थे इसके लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के थे, सैनिटाइज़र के थे, मास्क के थे, है ना, ये सारा कुछ जो सिस्टम से होता। पर ये है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से आपने देखा कि धरने प्रदर्शन भाजपा, जब जब भी रैलियाँ, जब जब इलेक्शन, तब तो कोई कोविड नहीं, और जब ये ख़त्म हो जाते तो उसके बाद कोविड स्टार्ट हो जाता है। अब ये मेरे को समझ नहीं आई, ये तो मेरी समझ से भी परे हो गया कि कोविड क्या चीज़ क्या है ये। तो जब कांग्रेस होती तो इलेक्शन नहीं होते क्या? इलेक्शन होते ना, पर ये जो कोविड की बात कर रहा हूँ मैं अब इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्शन तो होने हैं, आज भी होने, कल भी होने हैं, पर जब आपने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र होने चाहिए, हैंड सैनिटाइज होने चाहिए, या जो आपकी जो दूरियां हैं वो प्रॉपर बनाई जाए, तो उसके लिए अब वो उसमें, अगर उसमें नहीं बनाया जा रहा, धरने प्रदर्शन और रैलियों में नहीं बनाया जा रहा, तो बाकियों में क्यों हमें तंग किया जा रहा है। सर चलिए मुख्यमंत्री पे आते हैं। मुख्यमंत्री जी का बार बार ये दावा था चुनावों के दौरान कि मंडी हमारी है, लेकिन बात की जाए उनकी मंडी की, तो मंडी से ही उनके जो चुनाव होने पर उनको वोट नहीं मिले। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य था कि हमने तो सोचा कि मुख्यमंत्री पूरे हिमाचल प्रदेश का होता है, पर हद है कि उन्होंने पहला नारा ये दे दिया कि ये मंडी हमारी है। यार, आप मंडी के मुख्यमंत्री थोड़ी ना हो, आप पूरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जिससे कि जनता में काफ़ी रोष हो गया, मंडी वालों में भी ये रोष हो गया कि यार ये क्या कह रहा है, ये तो हमारी भी फजीयत करवा रहा है ये बंदा। इस करके उन्होंने भी बोला कि यार चलो ऐसे आदमी को नकारो, और उनका जो विकास था, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो मंडी में भी विकास करने में नाकाम रहे हैं, तभी मंडी वालों ने उनको नकारा है। और सिलेक्टेड कंस्टिट्यूंसीज़ में जो उनको लीड मिली है, इससे यही अंदाज़ा लगाया सकता है कि उन्होंने सिर्फ सिलेक्टेड कंस्टिट्यूंसी में वहाँ काम किया, बाकी जगह उन लोगों को बेचारे को नज़रअंदाज किया हुआ है, तभी उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया है उनके प्रति। सर इसके अलावा बात करते हैं, आगे भी चुनाव होंगे, उसको लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है और क्या कुछ रणनीति जो है नए तरीके से बना रखी है कि भाजपा की जगह अब जो है कांग्रेस आ सके? कांग्रेस के पास तो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जो इन्होंने विकास के मुद्दे हैं, केवल मुद्दे हैं या काम भी होगा? महंगाई के मुद्दे हैं। हमारा जो संगठन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है कांग्रेस का, और संगठन के माध्यम से हमें पता है कि हम जो है ये सत्ता हासिल करेंगे। नेताजी आप काम जरूर गिनवा दीजिए, क्या कुछ काम जो है कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं? कांग्रेस के द्वारा क्या नहीं किया गया, मैं जो काम हैं वो सारे कांग्रेस के हैं, चाहे वो सड़कें हैं, बिजली है, पानी है। बिजली, पानी या फिर सड़कें तो भाजपा भी दे रही है, उस पे कांग्रेस जो है वो क्या नया कर रही है? भाजपा बताए ना कि अभी नया 5 साल में क्या किया है। हम तो ये बोल रहे हैं बिजली, पानी, हम तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए। मैं आपको बताऊँ, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं इसी धर्मशाला को 3 भागों में बांटता। नंबर 1 टूरिज्म बेल्ट, नंबर 2 कॉमर्शियल बेल्ट, और नंबर 3 एग्रीकल्चर बेल्ट। हमारा एक साथ इकट्ठा विकास नहीं हो सकता। जो लोगों का हिसाब है वो लोगों के हिसाब से ही उनका विकास होना चाहिए। एग्रीकल्चर बेल्ट है तो एग्रीकल्चर के जो लोग हैं उनके लिए हमें अलग से स्कीमें बनानी होगी। जो कमर्शियल बेल्ट है, बीच वाली बेल्ट, उसके लिए हमें, ये जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए क्या हमारे पास स्कीम होनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। और अपर बेल्ट जो है टूरिज्म बेल्ट है, तो आप सबको पता है। और अपर बेल्ट में हमें क्या काम करने होंगे जिससे कि यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ये अलग अलग सिस्टम से ये काम करना पड़ेगा। अगर इनकी जगह मैं और हम और आप होते तो शायद हम ऐसी सोच लेकर चलते। अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस जो है किस तरह से क्या कोई क्योंकि देखा जाए तो आपस में ही गुटबाजी जो है आपकी नज़र आती है। कभी कोई कांग्रेस में होता है, वही अगले दिन जो है भाजपा की पार्टी में नज़र आता है, तो ये कहीं ना कहीं फेरबदल जो है ये क्यों होते रहते हैं? मेरे ख्याल ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोई जो फसली बुटेरे लोग होते हैं वही करते हैं ऐसा। बाकी जो कैडर के लोग हैं वो मेरे ख्याल नहीं करते। ना वो भाजपा वाले करते हैं ना कांग्रेस वाले करते हैं। पर ये है कि भाजपा वाले अभी जरूर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि भाजपा वाले जो है वो अपने आप को बड़ा असहाय और नज़रअंदाज हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो कांग्रेस की ओर नज़र गड़ाए बैठे हैं कि कब 2022 आए और हम जनता जो है वो पूरी कांग्रेस के साथ चले और कांग्रेस की सरकार को बनाएं। नेताजी एक व्यक्तिगत सवाल पूछूंगी आपसे, क्या जनता की भलाई करने के लिए या फिर जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सत्ता में रहना ही ज़रूरी होता है?
आप जो है सत्ता में नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। अगर सत्ता में होते तब आपके द्वारा यानी कि कांग्रेस के द्वारा काम जो है किए जाते जनता की भलाई के लिए। अभी जो है भाजपा सत्ता में है तो क्यों आपके द्वारा इंतजार किया जा रहा है कि जब भाजपा हटेगी और कांग्रेस आएगी उसी के बाद जो है हम जनता की भलाई के लिए कुछ सोचेंगे या कुछ करेंगे। उससे पहले 5 साल जो है क्यों नहीं कांग्रेस के द्वारा कुछ अच्छा किया गया। सड़कों की आप बात कर रही हैं, स्कूलों की बात कर रही हैं, आपके द्वारा लगातार इल्ज़ाम जो है भाजपा पे लगाए जा रहे हैं कि सड़कें खराब है। ये कांग्रेस क्यों नहीं उतरकर सामने आ रही और क्यों नहीं अपना नाम जो है दर्ज करवा रही है जनता की भलाई के लिए? एक्चुअली ये कांग्रेस की थोड़ी सी गलती है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने जितने भी काम किए वो सिर्फ जनता की भलाई के समझ कर किए। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि हम उन कामों को एक्सपोजर दें, है ना। अगर उन्होंने एक्सपोजर दिया होता तो शायद जनता समझती कि ये कांग्रेस ने काम किए हैं। पर कांग्रेस ने तो ये सोचकर काम किए कि चलो जनता को ज़रूरत है, जनता के काम जो हमने करने हैं। अगर कांग्रेस कहीं इन कामों के लिए भाजपा जैसे एक काम के बजाय 10 काम को एक काम करने से 10 कामों को गिनाती है, उसी तरीके से अगर कांग्रेस अपने एक काम को भी गिनाती तो शायद कांग्रेस आज भी सत्ता पे होती। सर थोड़ी सी बातचीत करेंगे क्योंकि आप धर्मशाला हिमाचल से हैं, नड्डी से आप संबंध रखते हैं। एक हाल में डल लेक झील में जो देखने को मिला है, सैकड़ों की तादाद में मछलियां मर गई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार लंबे समय से वहां पर जो है सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रही थी लेकिन उसके बाद भी सैकड़ों की तादाद में मछलियां मर गई। ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है आपके नज़रिए से? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। मैं ये देख रहा हूँ कि 3 साल से 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एडीबी से 4 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए थे डल झील की ब्यूटिफिकेशन के लिए और डल झील की डेवलपमेंट के लिए। परंतु 3 साल तक इन्होंने कुछ नहीं काम किया और चौथे साल जब पिछले साल ये काम करने लगे तो उसमें इन्होंने अनप्लान्ड काम किए सारे करने लगे। और अनप्लान्ड काम करने से क्या हुआ कि लोगों में रोष व्याप्त हो गया और रोष व्याप्त होने से क्या हुआ कि वो काम को उनको तुरंत बंद करना पड़ा, क्योंकि जो काम पहले होने थे वो बाद में किए और जो काम बाद में करने थे वो पहले करने शुरू कर दिए, जिससे कि लोगों को लगा कि ये तो बिल्कुल ही पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जहाँ तक मछली मरने का सवाल है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये रिसाव 3 साल से लगातार धीरे धीरे चला हुआ। इन लोगों की नींद खुली ही नहीं। या तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो थे ये इसके प्रति कतई गंभीर नहीं थे। जब ये मछलियाँ मर गई तो उसके बाद इनकी नींद खुली, ये जागे और तब जाकर ये उस रिसाव को ढूंढने लगे, जो रिसाव जहाँ पानी लीक हुआ था उसको ढूंढने लगे। तो अब क्या करना, तब तक तो मछलियाँ बेचारी मर चुकी थी। लेकिन सर अगर 4 करोड़ से ऊपर की रकम जो है उस डल झील के लिए दी जाती, 4 करोड़ कम नहीं होता है। इतना पैसा जब लगाया जाता है उसके बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में मछलियां मर सकती हैं, तो ये क्या है मतलब? और जो पैसा सरकार से आया था आखिरकार वो पैसा गया कहाँ फिर? अभी ऐसा है कि कुछ पैसा लगाने की कोशिश की इन्होंने मेरे हिसाब से, पर वो है कि जब वो हमने देखा कि वो अनप्लान्ड काम हो रहा है तो हमने वो जो काम जो बंद करवा दिया। और अब ये है कि अब ये नहीं पता कि उन्होंने कितना पैसा लगाया कितना नहीं, ये तो जांच का विषय है। पर ये है कि अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ। काम के लिए इतना ज़्यादा पैसा इन्होंने अभी खर्च नहीं कर पाए वो मना करने के बाद। पर जो मछलियाँ मरी हैं वो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये सरकार शासन प्रशासन की ये एक निकम्मापन कह सकते हैं हम, क्योंकि सबको पता था कि पानी रिसाव जो है 2-3 साल से लगातार धीरे धीरे हो रहा है और जल स्तर जो है वो नीचे गिर रहा है इसका। उसके बावजूद भी ये कतई गंभीर नहीं हुए। और जब मछलियाँ मर गई और आप लोगों ने सब ने जब इसमें सहयोग दिया तो ये थोड़े से अलर्ट हुए। अलर्ट क्या होना, अभी वही अलर्ट है जो 15 साल पहले था कि एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। तो एक्सपर्ट की राय कब तक लेते रहेंगे? एक छोटी सी झील के लिए 15 साल लग गए इनको। अभी अगर समुद्र रोकना हो तो 1 साल में उनको एक्सपर्ट मिल जाता है। एक नदी रोकनी हो तो उनको 15 दिन में एक्सपर्ट में मिल जाता है। और एक छोटी सी प्राकृतिक झील है जो एक पर्यटन की दृष्टि से इसका महत्व है, धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व है, इसके लिए इनको 15 साल से आज दिन तक कोई एक्सपर्ट नहीं मिला। लेकिन
सर ये किस तरह के अलर्ट हुए? सुबह से एसडीएम ने वहां पर दौरा किया, वो लगातार वहां पर मौजूद थी, बैठी हुई थी। उनके द्वारा जब हमने सबसे पहले कवरेज जो है हिम एक्सप्रेस के माध्यम से ही वहां पर हुई थी, जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ या फिर अब जो है क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इन मछलियों को बचाने के लिए, उनके द्वारा ये था कि आधे की घंटे में जो टैंक है वो यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे, यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे और कुछ ही समय में इन मछलियों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक दिन से 2 दिन हो जाते हैं, अगला दिन भी, और उनके वो सामान ही नहीं पहुंचता, उनके टैंक ही वहां पर नहीं पहुंचते। आखिरकार ऐसा क्यों? तब तो क्या वो मछलियों का इंतजार कर रहे थे कि और ज़्यादा संख्या में मृत्यु हो जाए, उसके बाद कुछ किया जाएगा? मेरे हिसाब से तो एसडीएम साहब मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। जो नए नए आए हैं उनको इतना ज़्यादा पता नहीं था मेरे हिसाब से, और वो अगर मेंटली प्रिपेयर होते तो शायद ऐसा कर पाते, जैसे हमने 2007-8 में किया था। लेकिन सर इतना सा प्रिपेयर तो हर कोई होता है कि इतनी संख्या में मछलियां मर रही हैं, इनके लिए कुछ किया जाए, इनको बचाया जाए, उसके लिए कुछ और ही करते, कुछ और ही सोचते, या फिर गांव वालों की मदद ले लेते अगर खुद कुछ नहीं हो रहा था तो? ये तो अब उनसे पूछा जाए कि आपने गांव वालों की मदद क्यों नहीं ली। गांव वालों की मदद लेते तो 2007-8 में भी गांव वालों ने मदद करके हज़ारों मछलियों को, जब रिसाव हुआ था लेक में, तो हज़ारों मछलियों को लोगों ने फिशरी डिपार्टमेंट के जो पोंड्स हैं उनमें डाला और खड्डों तक उन्होंने सेफ जगह पे उन मछलियों को डाला गया उनके द्वारा। ऐसा नहीं है, पर इन्होंने कोशिश ही नहीं की। इन्होंने स्थानीय लोगों की मदद लेने की ज़रूरत ही नहीं समझी। इन लोगों ने जब तक पानी था, पहले पानी के जो रिसाव था उसको थोड़े दिन के लिए तो रोका जा सकता था, जैसे हमने रोका था। सर अंत में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लगातार आप पे आरोप प्रतिरोप लगाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि घोटाले तो आपके द्वारा भी बहुत हुए हैं, या फिर इस तरह की और से बहुत सी बातें होती हैं जो आपके लिए करते रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अंत में? चलो, विरोधियों का काम है, विरोधी करते रहें, इस काम को करें, कोई ऐसी बात नहीं है, उनका अधिकार है। और ये है कि जब हमने उनकी जो गलतियाँ पकड़ी हैं या उनकी जो गलतियाँ हमने देखी हैं, जो हमने उजागर की हैं, शायद उससे बुखलाकर वो कुछ भी कह सकते हैं। उनको कहने का पूरा अधिकार है, कहें वो। जी, जनता की भलाई के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे आपके द्वारा? मेरे द्वारा तो यही है जी, जो मैंने आपको कहा है। मैं तो अब क्या बोलूँगा कि ये जो धर्मशाला और शाहपुर 2 ऐसे इलाके हैं, इनका जो आपसी संबंध है ये चोली और दामन का संबंध है। अगर धर्मशाला की डेवलपमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली शाहपुर डेवलप होता है, अगर शाहपुर की डेवलपमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली वो धर्मशाला की डेवलपमेंट होती है। तो इससे मैं ये चाहता हूँ कि यह दोनों बेल्टों को इस तरीके से हम बांटें। अपर बेल्ट को टूरिज़्म बेल्ट के हिसाब से बांटें, मिडल बेल्ट को हम कमर्शियल बेल्ट के हिसाब से बांटें, और निचली बेल्ट को हम एग्रीकल्चर बेल्ट के हिसाब से बांट कर इनका जो है जो यहाँ जो विकास है वो उस तरीके से किया जाए। अब निचली बेल्ट में तो अगर हम बोलेंगे कि टूरिज़्म डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है, वो तो बेचारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं। वहाँ पर तो एग्रीकल्चर से मुताल्लिक ही हमें विकास करना होगा उन लोगों का। मिडिल बेल्ट है वो जो कमर्शियल जो व्यापारीकरण है, वहाँ पर जो अगर हम बोलेंगे कि नहीं और होटलियाँ ही बीच में सड़क में खड़ा कर देना है तो वो होटल थोड़ी ना चलेगा वहाँ पर। वहाँ पर तो जो व्यापारी लोग हैं उन व्यापारी लोगों के लिए हमें व्यापार की दृष्टि से ही हमने देखना कि इनका व्यापार जो है वो कैसे बढ़ाया जाए। और अपर बेल्ट जो है, जहाँ पर टूरिज़्म बेल्ट है, जहाँ पर लोग प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आते हैं, उस सौंदर्य को कैसे हमने मेंटेन रखना है ना। और वहाँ पर हमने कैसी ऐसी क्या चीज़ बनानी है जिससे कि लोग आकर्षित हों, लोग आएँ और हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। सर एक आखिरी सवाल ज़रूर रहेगा आपसे। जेपी नड्डा के द्वारा एक सोशल मीडिया पर कुछ वायरल किया गया था कि अब जो है आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, सीएम का जो चेहरा है, वो जयराम ठाकुर का ही रहेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये इनका अपना आंतरिक मामला है, वो उसमें हम क्या कहेंगे। ये भाजपा का अपना मामला है, भाजपा जिस मर्जी उसको चेहरा दे। हमने तो लड़ाई लड़नी है, हमें पता है कि भाजपा ने क्या किया, हमने तो जनता के बीच में लेकर जाना है। लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस आएगी या फिर भाजपा ही अपना गढ़ जो है बनाकर रखने वाली है? आपने देख लिया, चारों के चारों सीटें अभी कांग्रेस ने जीती हैं। ये तो सेमीफाइनल जीता है, फाइनल में तो अब बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल तैयार हो रही है। और कांग्रेस मेरे को लग रहा है कि कहीं इस बार 50 को भी क्रॉस ना कर दे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। जी हाँ, सीधे तौर पर तीखे सवाल जो है हमने गद्दी समुदाय के अध्यक्ष मनोज ठाकुर जी से किए हैं और ज़रूर हमारे हर सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया है। स्ट्रीम को साथ साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा और देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हिम एक्सप्रेस के साथ ज़रूर बने रहें। इसके साथ इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि निरंतर हमारी कोशिश रहती है कि जो सच की तह तक पहुँचना है और जो जनता की भलाई के लिए जो मुद्दे हैं उन्हीं को उजागर रखना है। ना केवल प्रचार प्रसार में हम बिलीव करते हैं, संबंध रखते हैं, बल्कि हमारा जो मेन मोटिव है, जो मुद्दा है, वो केवल और केवल जनता की भलाई के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा स्ट्रीम को और फिलहाल अपनी दोस्त पूजा कपूर को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे और भी इस तरह की कई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।